ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कल हम लोगों ने चर्चा की थी फिबोनाची सीरीज। आई होप कि आप लोग सुने होंगे नाम। फिबोनाची सीरीज क्या है, कभी सुना है? देखो, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची श्रृंखला को प्रकृति का बैलेंस वाली श्रृंखला कहा जाता है। अर्थात पूरे इस पृथ्वी पर या पूरी प्रकृति पे पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित तरीके से बैलेंस हुआ है। अर्थात अगर वो बैलेंस बिगड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इवन किसी सही रूप, जो भी सही रूप से सेट किया गया है, नेचर ने जो सेट किया है उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो उस बैलेंस की स्टडी जो है वो फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे सूरजमुखी का जो फूल है उसके अंदर जो बीज की जो सेटिंग होती है, व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था कैसे प्रकृति ने कैसे किया है, वो भी क्या है, एक फिबोनाची सीरीज है। और आपका कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, कंप्यूटर साइंस जो पढ़ाता है, जो बताता है कि फिबोनाची सीरीज। अब जब फिबोनाची हर जगह बात हो रही है तो थोड़ा सा जान लें कि फिबोनाची सीरीज कहां-कहां उपयोग होती है। फिबोनाची सीरीज का उपयोग ऐसा समझें कि छोटे से एटम, किसी पदार्थ में एटम बने होंगे, किसी पदार्थ में एटम कैसे रखे हुए, कैसे व्यवस्थित है, उसके अध्ययन से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में तारे कैसे व्यवस्थित है, तारे बोले तो स्टार्स कैसे व्यवस्थित है, इन सब का अध्ययन करने के लिए भी फिबोनाची सीरीज का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और कहां पे उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी शाखाएं बड़े ही व्यवस्थित तरीके से निकलती हैं ताकि पेड़ टूट ना जाए। ये चीज कौन ध्यान रखता है? उसके अंदर तो कोई इंसान बैठा नहीं है, लेकिन प्रकृति उसके अंदर है, उसका नेचर है, पौधे जीवित है। तो वो क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि बैलेंस बन के चले, प्रकृति का बैलेंस बने। तो ये चीजें किसने देखी थी? एक गणितज्ञ थे लियोनार्डो पिसानो फिबोनाची। तो इन्होंने ये चीज देखी थी, जिनके अनुसार, जिन्होंने ये सोचा था कि अगर कोई चीज नहीं भी उपस्थित है तो उसको अंकों के रूप में जीरो कहा गया। ठीक, फिर ऐसे करके 1 2 3 डॉट 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 9 तक ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया गया। ये रिप्रेजेंटेशन अरबी के रूप में वहां का नंबर सिस्टम कहलाता है। इससे पहले अंग्रेजों का या अमेरिकन नंबर सिस्टम जो यूज किया गया वो बताता था 1 से लेकर 9 तक। तो बाद में फिबोनाची जी से पहले भी आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज कर दी थी। तो आर्यभट्ट जी को भी इसमें योगदान दिया जाता है 0 से लेकर 9 तक के अंक पद्धति में या संख्या पद्धति में। तो फिबोनाची सीरीज ने नया क्या खोजा? सेम टाइम पे उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानियों के शास्त्रों से अध्ययन किया और अपने अरब में जाकर के, वहां जाकर के सुधार किया, अंक प्रणाली में सुधार किया। इसलिए वहां पर ये जाना गया अरेबियन मैथमेटिशियन के रूप में जाने गया। और फिर उन्होंने ये सारी संरचनाएं देखी। तो आइए अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या फिबोनाची सीरीज। आप लोगों को मालूम था ये सीरीज? नहीं, फिबोनाची सीरीज जानते हो? अब देखते हैं, अगर 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक, 0 हुआ, 1 हुआ, अब अगली जो संख्या आएगी वो इन दोनों का जोड़ होगी, तो वो हो गया 1। अब इसके बाद जो अगली संख्या आएगी इन दोनों की जोड़ होगी, अगली जो संख्या आएगी इन दोनों का जोड़ होगी, अगली जो संख्या आएगी इन दोनों का जोड़ होगी, फिर अगली जो संख्या आएगी इन दोनों का जोड़ होगी। ऐसे ही वो संख्याएं जुड़ती चली जाएगी। तो 8 5 13 13 8 21 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है इस प्रकार से। तो इन श्रृंखला को हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। अब फिबोनाची सीरीज कैसे हम लोग हल करते हैं जरा देखिएगा। थ्योरी समझ जाएंगे तो प्रोग्राम कर ले जाएंगे। सबसे पहले हमें कम से कम 2 चीजों की आवश्यकता है, एक n1 नंबर और एक n2 नंबर। और जो तीसरा नंबर n3 है वो इस n1 और n2 का जोड़ है। बताओ आया या नहीं आया समझ? अगली जो संख्या आएगी वो इन दोनों का जोड़ ही होगी। फिर उसके बाद ये जो n3 है, अगली संख्या के लिए ये n1 बन जाएगा, ये n2 बन जाएगा, और जो अगली n3 संख्या आएगी वो पुनः n1 और n2 का जोड़ होगी। फिर जो अगली संख्या प्राप्त हो गई 3, अब ये n1 बन गया, ये n2 बन गया, फिर अगली संख्या जो आएगी वो n3, इन
दोनों का जोड़ूंगी, मतलब हमको एक सूत्र मिल गया। समस्या के समाधान के लिए हमें एक क्या मिल गया, सूत्र मिल गया कि अगली जो भी संख्या है वो अपने पहले आने वाली संख्याओं का योग है। सही बात, ठीक। तो जब हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम लोग इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो बड़े ही शांत तरीके से सोचते हैं कि किन किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें कम से कम 2 अंक अवश्य चाहिए, नहीं होगा तो श्रृंखला शुरू कैसे होगी। अब क्या सर जरूरी है 0 1 ही हो? नहीं, अगर आपने पहले शुरुआत में 4 और 5 मांग लिए तो अगली जो संख्या आएगी वो 9 होगी, अगली जो संख्या आएगी 14 होगी, अगली जो संख्या आएगी 23 होगी। लेकिन उस स्थिति में भी कम से कम 2 संख्याएं होना आवश्यक है। सही बात, समझ में आई चीजें? हाँ बोलो भाई। अब आगे चलते हैं। हमको एक संख्या चाहिए n1 और एक n2 चाहिए और n3 क्यों चाहिए? क्योंकि वो दोनों को योग करेगा। और कितने स्टेप तक मैंने निकाला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर आप लोग कहेंगे कि सर फिबोनाची सीरीज निकालिए तो मैं कहूंगा कितने से शुरू करूं? आप कहेंगे सर 2 से शुरू करिए, तो मैंने कहा अच्छा बेटा 2 से शुरू करूंगा। फिर मैं पूछूंगा अगली कुछ तो और बताओ, एक और चाहिए हमको। फिर कहोगे सर अगली जो संख्या हो वो 3 हो, तब मुझे 2 चीजें मिल गई। अब मैं जोड़ के बताऊंगा अगला क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कहां तक जोड़ूं, कितने तक जोड़ूं, कितने स्टेप ले जाऊं? 4 5 10 स्टेप तक तो जा सकता हूं। तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं इसको जोड़ते हुए कितनी बार आगे बढ़ूं, कितनी बार आगे बढ़ूं। तो मुझे एक चाहिए स्टेप जो कि ये बताए कि हम कितना दूर तक जोड़ते हुए जाना है। तो इसको मान लिया इंट n1 n2 n3 और स्टेप, ठीक, जो कि काउंट करेगा। बोलो आया या नहीं आया? आया, समझ में आ रहा है? अब एक मेरे ध्यान से उतर गया, हम लोग किसी को प्रिंट करते हैं तो हमने n1 का प्रारंभिक मान ले लिया 0, n2 का प्रारंभिक मान क्या होगा? बोलो 1 होगा, और n3 का मान तो n1 और n2 को जोड़ के प्राप्त होगा, और कॉमा स्टेप, कितने स्टेप तक निकाल। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रोग्राम हमसे बातें करें, इसलिए लिख देते हैं प्रिंट इंटर स्टेप नंबर। इसका मतलब है कितने स्टेप तक काउंट करूं, कितने स्टेप तक काउंट करूं, कितने स्टेप तक काउंट करूं, कितने स्टेप तक काउंट करूं। और फिर हम क्या करेंगे, स्कैनफ करवाएंगे, %d एड्रेस ऑफ %n स्टेप। उसके बाद हम लोगों को प्रिंट कराना है पहले शुरू में 2 संख्याएं \t %d %d कॉमा n1 कॉमा n2। तुरंत दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये लाइन क्यों लिखी, ये लाइन क्यों लिखी? इसलिए ये लाइन आपको हूबहू दिखेगी तो आपको लगेगा जैसे मोबाइल में लिखा होता है इंटर द पासवर्ड, अगर वो लिख के ना आए इंटर द पासवर्ड तो हम लोग सोचते रह जाएंगे कितनी बार इसको करना है। अगर वो कहेगा आपने पासवर्ड गलत डाला, 1 बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, उसके बाद बताता है कि आपका मोबाइल ब्लॉक हो चुका है। तो अगर वो लिख के ना आए तो हम लोग बार बार लिखते रहेंगे। तो ये लिखने का फायदा ये रहता है कि लगेगा कि प्रोग्राम हमसे बातें कर रहा है, कहेगा हमसे इंटर स्टेप ना। इससे इनपुट लिया जाता है। अब ये क्या होगा, सबसे पहले हमको कुछ ना कुछ तो छापना होगा, तो इस लाइन की वजह से सबसे पहले छाप देंगे 0 और 1, 0 और 1 छाप देंगे। अब इसको बारी से प्रिंट करना होता है, इसे बारी से प्रिंट करना होगा। अर्थात हम कोई एक ऐसी क्रिया है जो बार बार करेंगे। वो क्रिया कौन सी है? वो क्रिया है हमको बार बार n3 को बार बार क्या करना है, जोड़ना है। n1 के मान को n2 के मान को जोड़ना है, फिर प्रिंट करना है, फिर n3 के मान को n1 के मान को जोड़ना है, फिर प्रिंट करना है। तो जब भी कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो उसका आंसर बताइए क्या होता है? लूप। सिंपल सी बात, वहां पे होता है लूप, और सबसे सरलतम लूप है फॉर। और लूप को चलाने वाला चाहिए,
तो एक हम मान लेते हैं बीच में आई। तो क्या बात समझ में आई कि आई यहाँ क्यों आई? ये कारण है। तो यहाँ पे होगा आई, पहला स्टेप चल गया, दूसरा स्टेप चल गया। ठीक, अगर आप लोगों ने एड्रेस पढ़ रखा होगा, एड्रेस पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा एड्रेस 0 1 ऐसे करके चलता है ना, 0 1 2 एड्रेस पढ़ा होगा। तो एड्रेसिंग क्या है, 0 1 से चलती है। अब यहाँ पे जो एड्रेसिंग चलेगी वो दो नंबर से चलेगी। क्यों? पहले ने तो ये छाप दिया, दूसरे ने ये प्रिंट कर दिया, अगला जो संख्या आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। समझ में आया? देखो लूप चलता है, कोई ना कोई मान कंप्यूटर में रखा जाएगा, उसके एड्रेस को छापने के लिए, बार बार दोहराने के लिए आई का उपयोग किया गया। यंत्री जो जोड़ के रखेगा कहीं ना कहीं कंप्यूटर के एड्रेस में ही रखेगा, तो उस एड्रेस को छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। ये चलेगा 2 से, कब तक चलेगा? जब तक स्टेप दिया है। मैं इसको कितनी बार छापूंगा? अगर किसी कहा 4 बार छापो तो मैं लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 0 1 1, फिर लिखूंगा 2। 4 स्टेप हो गए, अगली बार छापूंगा नहीं। तो लूप का चलना किस पे निर्भर किया? चलेगा कितने से? 2 से। 2 से क्यों चला? क्योंकि पहला और दूसरा छप चुका है, इसलिए वो कहां से चल रहा है? 2 से। आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहां उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहां पे होगा प्लस प्लस आई, यहां पे होगा प्लस प्लस आई। तो जरा हम लोग बहुत पुरानी क्लास में चलते हैं, 9th में चलते हैं, जहां पे आप लोगों ने ये पढ़ रखा था प्लस प्लस आई, आई प्लस प्लस। माइक आपके ऊपर है, आप लोग जानते होंगे प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस का मतलब जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं सर। आप लोग बताइए। प्लस प्लस आई, देखो अगर थ्योरी के रूप में हम लोग कहें तो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन प्रैक्टिकली के रूप में सोचें तो कुछ थ्योरी ऐसे बदल जाती है। एक में आई का मान बाद में परिवर्तन होता है, एक में आई का मान पहले परिवर्तित हो जाएगा तब प्रिंट होगा। जैसे 4 लिखा गया है, अब इसका मान आई प्लस प्लस में कितना होगा? तो 5 हो जाएगा। अब कोई कहते प्लस प्लस आई का मान कितना होगा? तो हम कहेंगे कि क्या होगा? 6 होगा, पहले परिवर्तन हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा होता आई प्लस 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 आई लिखा होता, तो इसका मान क्या होता? इसका मान इसकी वजह से परिवर्तित होकर होता 5, और इसके वजह से पहले बढ़ेगा तो हो जाएगा क्या? 6, और अंतिम में प्रिंट क्या होगा? 6 ही प्रिंट होगा। yes. आपने इनपुट क्या दिया? 4। आपने इनपुट दिया क्या? 4 दिया। लालू इसको आपने पहले इनपुट दिया था 4। ये बीच की चीजें आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, इसको कंपाइलर स्वतः अपने अंदर कराता है, लेकिन आपके दिमाग में भ्रम रहेगा कि सर मैंने तो 4 दिया, होना चाहिए था 5, तो ये बीच की चीजें कहां चलेगी? ये बीच की चीजें कंपाइलर करता रहता है, और हमको फाइनल आउटपुट 6 मिलता है। हम लिखेंगे 4, छपेगा 6। किसके वजह से? इनके और इनके वजह से। आई होप कि यहाँ पे जो हमारे ये वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनको समझ में आया होगा। माइक ओपन है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, ये चीजें अगर नहीं मालूम थी या कोई डाउट था तो पूछ सकते हैं। नो सर। मतलब इतना अच्छा बता दिया गया कि डाउट ही क्लियर हो गया। सर समझ में नहीं आया। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बताने का मतलब क्या है कि आई प्लस प्लस का मतलब है जो भी आई का मान है उसमें परिवर्तन जो है बाद में हो रहा है, ठीक, आफ्टर। और एक है प्लस प्लस आई कि पहले परिवर्तन हो जाएगा, जैसे आपने लिखा 4, तो अगर ये दोनों लिखा हुआ है कहीं पर तो इसके वजह से परिवर्तन हुआ 5। अब प्रिंट भी 5 ही होता, इसकी वजह से प्रिंट 5 होता, लेकिन अगर दोनों लिखा गया है तो इसकी वजह से 5 हुआ, और ये कह रहा है कि पहले बढ़ा लो,
ये कह रहा है प्लस प्लस आई कह रहा है कि पहले बढ़ा लो, तो ये वो अपने अंदर स्टोर रखेगा 6 और प्रिंट क्या करेगा 6। आया? यस सर। ठीक बेटा, यस सर। ओके। ये जो चीजें ये हम लोगों को नहीं करनी होती, ये कंपाइलर को करनी होती है, इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। ये चीजें हमको नहीं करनी है, ये हमें कंपाइलर को करनी है। जब भी हमको पहले से ही मान हमेशा बढ़ा कर रखना है तब इसका उपयोग करते हैं, और जब हमको पहले काम कर लेना है फिर उसके मान को बाद में बढ़ाना है तब हम उपयोग करते हैं आई प्लस। अब आया समझ? तो मैं वापस प्रोग्राम पे आता हूं, जो मैं बता रहा था। यहां पर आई के मान को पहले से एक क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और क्या प्रिंट करेंगे, n3 के मान को प्रिंट करेंगे। और वो कैसे प्राप्त होगा, n1 और n2 के परस्पर जोड़ से, ठीक। और उसी को प्रिंट करना है n3 के मान को, तो यहां लिख देते हैं प्रिंट f बैकस्लैश q लगा रहा हूं ताकि गैप करके आउटपुट आए। मैं मेरे दिमाग से उतर गया, मुझे यहां बताना चाहिए। बैकस्लैश t का मतलब है ये जो बीच में जगह देख रहे हो, गैप देख रहे हो, ये बैकस्लैश t की वजह से आता है, ठीक है। तो यहां आएगा बैकस्लैश t परसेंट d, और वो भी किसका मान, n3 का मान। जरा हमें बताएं कि यहां तक आया या नहीं आया समझ में बेटा, आप लोगों को है? सच बता दो, ठीक। आया बच्चों सबको? यस सर। काजल यादव जी, ओके। एक बार मैं सबसे पूछ लेता हूं। अभिलाष, अंशिका, आंतरिक, कोई दिक्कत बेटा? अनुभव मौर्य जी, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। दीक्षा, काजल, कल्पना, निकिता, प्रिया, रेडमी, सौम्या, शशांक, श्रद्धा, विभा, आकांक्षा, शिखा, कोई प्रॉब्लम बेटा? 10G6? नो सर। नो सर। Anybody have any problem? Please ask me. नो सर। नो प्रॉब्लम सर। No problem. Okay. नो सर। So shall we proceed now? हम लोग आगे बढ़े? यस सर। सिंपल सा आंसर, n3 प्रिंट तो कर देगा, लेकिन ये बार बार जो ये बात थी खिसकने वाली कि पहले इसको n1 मानो, फिर इसको n2 मानो, फिर जोड़कर n3 प्रिंट करा दो, फिर अगले वाले को इसको n1 मानो, फिर इसको n2 मानो, फिर इसको जोड़कर इसको प्रिंट करा दो, फिर वही काम, इसको n1 मानो, फिर इसको n2 मानो, फिर इसको जोड़कर इसको प्रिंट करा दो। ये काम कैसे होगा? यही खेल है, यही है पॉइंट। n1 बन जाएगा n2 बन जाएगा क्या, आप लोग बताएं, आप लोग बताना चाहेंगे? देखो 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 देखो, n1 n2, ठीक, ये है n3 जो क्या कर रहा है, n1 प्लस n2 कर रहा है। सही बात या नहीं बात? सही है, ठीक है। अब इसने जोड़ के आउटपुट दे दिया अपना। अब ध्यान देना, मैं इसको मिटाता हूं, ये n3 क्या बन जाएगा, ये n3 हो सकता है n1 बन जाए, ये n2 बन जाए, और ये क्या बन जाएगा, n2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, n1 बन जाएगा n2 बन जाएगा n3? गलत है कि सही? ध्यान से समझिएगा सभी लोग, बेटा बोल के बताओ। n1 बन जाएगा n2 इक्वल लगाकर, अरे जैसे हम लोग ये सीखते हैं भाई, x का मान y के बराबर है, तो y का मान z है, y का मान 2 है, तो बताओ x का मान क्या है? 2 हुआ, सिंपल सी बात है ना? यहाँ पे n1 बन जाएगा n2, मतलब n1 का जो पुराना स्टोर मान है वो ही बन जाएगा किसका मान? सर माइक बंद कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। हाजी सर माइक बंद कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ पहुंचे है ये भाई? ओके बेटा, घर कहाँ पहुंचे है? एक नहीं और आंसर को पर लगता है कि कभी कभी हम लोग जंगल वंगल में पढ़ने चले जाते हैं, नहीं सोच रहा हूं।
चीज को ध्यान रखें, ठीक है। तो चुप सपाट N1 बन जाता है N2 और N2 बन जाता है N3। और ये क्रिया चूंकि लूप के अंदर लिखी हुई है, चूंकि यह पूरी क्रिया किसके अंदर लिखी हुई है, लूप के अंदर, तो केवल एक बार नहीं है कि N1 का मान N2 सेट होगा, N2 का मान N3 सेट होगा, ये बार बार अपने आप बढ़ता रहेगा। क्यों रहेगा, इसका उत्तर ये है क्योंकि ये लूप के अंदर लिखा हुआ है। कब तक, जब तक दिया हुआ स्टेप फॉलो होता रहेगा, ठीक है, जब तक दिया हुआ स्टेप फॉलो होता रहेगा और हमको ये आउटपुट उतने स्टेप तक मिलता रहेगा। जी, आपके प्रश्न अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स इज ओपन। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। 10th में हो आप भी? 10th कौन सेक्शन? E1 इसको देखे थे, मान लीजिए आ रहा समझ? T1 एक्सिस। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न बेटा? सर किसका प्रोग्राम है अभी जुड़े हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो प्रोग्राम है ये है फिबोनाची सीरीज का। अधिक जानकारी के लिए बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद कमेंट बॉक्स में ओके लिख दें या नेक्स्ट लिख दें। आई होप नेक्स्ट लिख दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब तो इसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ना हो तो बेकार है, थ्योरी ही समझ में नहीं आएगी। आप लोग आगे आ सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर ये AOC हम लोग एक बार ओपन करते हैं और लिखते हैं प्रोग्राम को हैश include stdio.h हैश include ponio.h int main int हमको क्या क्या चाहिए पहले फिक्स कर लेते हैं। यह जो सीरीज है वो शुरू होगी 0 से और हमको एक आई चाहिए होगा और एक स्टेप चाहिए होगा, क्योंकि स्टेप ही तो है जो बताएगा कि कितना प्रिंट करना है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं और लिखते हैं इंटर द स्टेप्स। कितने स्टेप तक आप चाहते हो काउंट कराना। बैकस्लैश n क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये लाइन चेंज करवाता है। स्कैनफ, और यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं उस स्टेप को, एज ए इनपुट ले रहे हैं उस स्टेप को। ध्यान रखें जो भी आप वेरिएबल बनाएं उसी वेरिएबल को यहाँ पर उपयोग करें बड़े ध्यान से। तो शुरू में जो दो वैल्यू हमारे पास है 0 और 1 को, उसको बिल्कुल उसी प्रकार प्रिंट करा लेते हैं। मैंने लूप के बाहर इसलिए प्रिंट कराया है, नहीं तो वो भी दो बार प्रिंट होने लगता। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।
ठीक है, लूप के बाहर इसलिए इसको प्रिंट करा रहे हैं। और किसको किसको प्रिंट कराना है, कॉमा n1 को प्रिंट कराना है और n2 को प्रिंट कराना है। और अब बारी आई लूप चलवाने की। क्यों चलवाने की? क्योंकि वही तो है जो बार बार जोड़ रहा है, और बार बार जोड़ने के कारण से ही उसको किसके अंदर रखना पड़ रहा है, लूप के अंदर रखना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें वैल्यू पहले से जुड़ेगी। क्यों पहले से जुड़ेगी? क्योंकि दो वैल्यू हमें पहले से पता है, n1 की और n2 की। अब यहाँ पे n3 करेगा क्या बेचारा, वो n1 को जोड़ेगा अपने साथ n2 में और उसी को प्रिंट करवा देगा। डिजाइन में चूंकि प्रिंट कराना है, स्पेस छोड़ा के प्रिंट कराना है, तो \t फॉर टेबुलर मेथड, %d एंड कॉमा n3। यहां तक तो ये प्रिंट करवा देगा, लेकिन नई नई वैल्यू आएगा कैसे? अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि n1 बराबर 0 लाइन में। अच्छा ठीक बेटा। अच्छा, यहाँ पर जो सेमीकोलन लग गया उसके लिए थैंक यू शैलेश जी। n1 इज इक्वल टू n2, n2 इज इक्वल टू n3। गेट ch। कोशिश ये रहती है कि प्रोग्राम सही हो। कॉमा n3 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे n3 डिफाइन कर दें। इंटू द स्टेप, कितने स्टेप तक चाहिए? अगर 4 लिखते हैं तो 4 स्टेप तक ये आएगा। 4 स्टेप तक मतलब दो पहले के स्टेप थे 0 और 1। 0 1 को जोड़ोगे तब अगली संख्या प्राप्त होगी 1। फिर उसके अगली संख्या तब प्राप्त होगी जब वो अपने पहले को जोड़ेगा 1 1 2। फिर अगली संख्या तब प्राप्त होगी जब वो अपने पहले को जोड़ेगा 2 1 3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो बॉक्स ओपन है और माइक भी ओपन कर दे रहे हैं, आप आस्क कर पूछ सकते हैं। बेटा किसी का कोई प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। सर आउटपुट भी खोल कर रख दीजिए सर। हाँ बेटा, ओके। एक बार मैं फिर इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा स्टेप तक निकालेंगे। इसको बंद करें पहले, इसको एग्जीक्यूट करें। इस बार निकालते हैं 6 स्टेप तक, देखते हैं कितने दूर पहुंचता है। तो 6 स्टेप तक ये पहुंचेगा। मैं इसको साइड पे कर देता ताकि अच्छे से आप इनपुट और आउटपुट दोनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। हो गया सर। डन बच्चों, किसी का कोई प्रश्न बेटा? नो सर। क्या समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ? अच्छे से सर। यस सर। ओके। इसमें जो मेन चीज था, जो मेन खेल था समझने वाला, वो यही था कि हम ये जो बार बार आप ये संख्या जो आगे की ओर खिसक रही है, खिसक कैसे रही है, n1 बराबर n2 करके, n2 बराबर n3 करके, और जुड़ कैसे रही है, n3 बराबर n1 प्लस n2। बार बार जुड़ती रहे, बार बार खिसकती रहे, इसलिए उसको किसके अंदर रख दिया गया, लूप के अंदर रख दिया गया। ठीक है, आया कि नहीं आया? वीडियो ऑन करते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो देखने वाले थे जी, जो मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं समय जटिलता। समय जटिलता एक बेहतरीन तरीका है किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम के बारे में ये पता करने के लिए कि इससे बना हुआ सॉफ्टवेयर कितने कम समय में चल पड़ेगा, कितने कम समय में आउटपुट देगा, उसी को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सेम स्कैन करने का सॉफ्टवेयर कुछ जल्दी खुल जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर को ओपन होने में टाइम लगता है।
ठीक, मैं सॉफ्टवेयर के लेवल पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये हार्डवेयर की भी बात हो, लेकिन सॉफ्टवेयर की भी कुछ बातें होती हैं। तो समय जटिलता जिसे हम लोगों ने लीनियर सर्च में पढ़ा था, वो होती है बिग O ऑफ n। अब ये कैसे काउंट की जाती है बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इंजीनियरिंग के सिलेबस में जाएंगे तो वहां पे बताते हैं कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। कम शब्दों में एक नंबर को आपको याद रखना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ n होती है। ठीक है, तो आइए लीनियर सर्च के बारे में जान लेते हैं। लीनियर सर्च को हम लोग क्रमिक सर्च या सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। क्रमिक सर्च या सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई खोजा जाने वाला तत्व है, अगर वो दी हुई सारणी में उपस्थित हो जाता है, सारणी में उपस्थित है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी सर्चिंग सफल हुई। अगर नहीं मिला तो हमारी सर्चिंग असफल हुई। ठीक, अब सर्चिंग शुरू से प्रारंभ कहां से करते हैं? मान लीजिए ये अपने पास दी हुई सारणी है और आपको याद होगा जहां पर ऐसा कोई संरचना दिखाई देती है तो बताओ वहां पर क्या है? वहां पर एरे उपस्थित है, तो ये इसका एड्रेसिंग 1 2 3 4 होता है। ठीक, एरे का एड्रेस 0 शुरू होता है। और जो मैं जिस तत्व को खोज रहा हूं, एक कहावत सुनी होगी, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा जिसे बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपने घर में ढूंढ लो कि वो बच्चा छोरा है कि नहीं है, और तब जाके मोहल्ले में चिल्लाओ कि हाँ अरे बालक खो गया। तो सबसे पहले उस तत्व को हम लोग कहां से खोजना शुरू करते हैं? पहले तत्व से। ठीक, सर्चिंग हम लोग कहां शुरू करते हैं? 0 से। तो सर्चिंग जब 0 से शुरू करते हैं, अगर इस एड्रेस पे रखा हुआ तत्व मान लीजिए 7 8 9 10 12 99 ऐसा कुछ दिया हुआ, कुल 6 है, 1 2 3 4 5 6 और उनकी एड्रेसिंग है 0 1 2 3 4 5। अगर हमको 12 नंबर का तत्व खोजना है, क्या 12 नंबर का तत्व इस एरे के इस वाले एड्रेस लोकेशन पर रखे हुए तत्व से मैच कर गई? नहीं मैच कर गई तो हमारी अभी खोजबीन सर्च पूरी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का काम कराता है I प्लस। ध्यान देना, इसमें पहले खोजा गया एड्रेस, बाद में बढ़ा है। तो एड्रेस आगे बढ़ के फिर देखेंगे कि ये 12 वाला तत्व क्या पहले वाले पे उपस्थित है कि नहीं। तो क्या 12 8 के बराबर है? सर क्लियर नहीं आ रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा, हो सकता है। यहां पर खोजा जाने वाला तत्व क्या 8 के बराबर है? नहीं है। तो अभी भी हमारी सर्चिंग कंप्लीट नहीं हुई है और सर्चिंग आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग पहुंचेंगे 12, क्या 12 A4 पे रखे हुए तत्व के बराबर है ना? तो अगर यहां बराबर है तो हमारी सर्चिंग क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो हमारी सर्चिंग क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और हम कहेंगे कि यह तत्व दी हुई सारणी में उपस्थित है, दी हुई सारणी में उपस्थित है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि दी हुई सारणी 2 नियमों को अवश्य फॉलो करती है। वो 2 नियम होंगे, या तो वो बढ़ते क्रम में हो या तो वो किसमें हो? घटते क्रम में। कम शब्दों में कह सकते हैं वो सॉर्टेड हो। कैसे हो? सॉर्टेड हो। तो कैसे हो? सॉर्टेड हो। तो कैसे हो? सॉर्टेड हो, या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में। इन 2 नियम के अलावा एक चीज और, कोई भी तत्व बार बार ना आ रहा हो, नहीं तो कितनी बार खोजेगा। ठीक है, तो तत्वों की पुनरावृत्ति ना हो, इसे क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। आई होप आप लोग पुनरावृत्ति को तो समझते हो। रिपीट ना होगा, और रिपीट होगा तो वो कंफ्यूज होगा कि ये यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति ना हो, सॉर्टेड क्रम में या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में।
अब इस पे आधारित हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये छोटी सी चीज समझ में आई। सर्चिंग कहाँ शुरू हो रही है, किस किस चीजों की आवश्यकता है, एरे की आवश्यकता है, एरे को चलाने के लिए लूप की आवश्यकता है। ठीक, तो इस पे आधारित एक प्रोग्राम देखते हैं। आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके, तो हमारी आवश्यकता क्या है? किसी ने बड़ा जोरदार से यस सर। तो हमारी आवश्यकता क्या है? हम एक एरे बनाते हैं, int a, कितने तत्व थे? शायद 6 तत्व थे, तो 6 बनाते हैं, लिख देते हैं तत्वों को 7 8 9 10 12 99। ठीक, उसके बाद हमको चाहिए क्या क्या? एक i चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वही तो लूप चलाएगा। उसके बाद खोजना क्या है? तो खोजना क्या है? मान लो n खोजना है। n खोजना मतलब तत्व मैं खोजने के लिए तैयार हूं, बताओ तो तुम बताओगे अर्थात इनपुट दोगे। तो हम क्यों लगाएंगे स्कैन? क्योंकि यही तो क्या करेगा? इनपुट लेगा। अब फॉर लूप चलाया, एक एक करके हम लोग तुलना कर रहे हैं कि बारी बारी से तुलना कराते समय, बारी बारी से तुलना कराएंगे तो लूप लग गया। कहां से शुरू होता है? एड्रेस 0 से कहां तक चलेगा? लगभग 6 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 मतलब 5 तक चलेगा, i ≤ 5 तक। और हर बार एड्रेस में एक की क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था whenever we use comparison, जब हम लोग तुलना कराते हैं तो तुलना ये है, हाँ नहीं है तो इसको कहते हैं यदि, इफ यदि जो तत्व सर्च कर रहे हो, ये जो सर्च कर रहे हो, अगर वो कहीं पर भी इस पे रखे हुए तत्व के बराबर हो जाते हैं, तब हम लोग उसी को छाप देंगे, प्रिंट कर देंगे और उसमें क्या देंगे? यस इट इज इन लिस्ट, या हम कह सकते हैं इट इज इन एरे। जो भी आपके मन में शब्द आ रहा होगा, जो भी वहां पर दिया होगा कि दिया हुआ तत्व कहां पर है? दी हुई सारणी में उपस्थित। अब इस लाइन का मतलब समझ लें, अगर टाइम बचा हो तो 1 मिनट से कम बचा हुआ है। इसका मतलब है जो भी तत्व सर्च कर रहे हो